बोलो। जैसे कि रूस के जो वो थे ना तानाशाह, सोवियत रूस में मिखाइल गोर्बाचोव ने ग्लानोस्ट, पेरेस्ट्रोइका एवं उकोरेनी के माध्यम से अचानक तीव्र परिवर्तन लाने की कोशिश की, पर संतुलन नहीं बना पाने से सोवियत संघ का विघटन हो गया। बात दक्षिण एशिया की करें तो हाल ही में नेपाल में विभिन्न पहाड़ी एवं वामपंथी नेताओं ने जल्दबाजी करते हुए नेपाल में आपदा के बाद पृष्ठभूमि में बिना मधेसी आकांक्षा को ध्यान में रखे संविधान को लागू कर दिया। परिणाम इसके नकारात्मक रहे हैं। जैसे कि कुछ व्यक्तित्व हैं सर, तो जैसे कि जादव पेंगियंस जैसे पर्यावरणीय जागरूकता के प्रणेता, जिन पर द मोलाई फॉरेस्ट जैसी मूवी बनी है और जो पद्मश्री के साथ साथ कई बड़े बड़े विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं, के प्रयासों ने फुर्तीले विकास के साथ संतुलन बनाए रखने का अप्रतिम प्रयास किया है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह, कैलाश सत्यार्थी, प्रसिद्ध पत्रकार एवं समाजसेवी पी साईनाथ, जिन्हें अमर्त्य सेन ने अकाल व भूखमरी पर दुनिया का महान विशेषज्ञ बताया, आदि के प्रयासों ने फुर्तीले विकास की दौड़ में संतुलन बनाने हेतु ठोस प्रयास किए हैं। ठीक है सर। और इसमें है अब हो गया सर थोड़ा निष्कर्ष जैसा है कि फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है। यह कथन जीवन और समाज के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे इतिहास हो, राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण। सफलता के लिए तेजी और स्थिरता का समन्वय आवश्यक है। भारत जैसे विविध और विकास और विशाल देश को सतत प्रगति के लिए इस संतुलन को बनाए रखना होगा। संतुलन और फुर्ती का समन्वय ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। और एक दृष्टि का कोर्स भी है लास्ट में कि जो घर बनाओ तो एक पेड़ भी लगा लेना, परिंदे सारे मोहल्ले के चहचहाएंगे। बस हो गया सर। तरुणा तुम कुछ बोलोगे? तरुणा है या नहीं यहाँ पे? हाँ बोलो तरुणा। तरुणा बोलोगी कुछ? सर भी बोल रहे हैं। बोलो। सर इसी पे बोलना है ना? सेकंड नंबर पे। हाँ इस पे। फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति दौड़ में विजयी होता है। और यह मतलब यह उक्त जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मतलब पाठ है। इसमें मतलब इसमें बताया गया है कि केवल गति फुर्ती से नहीं बल्कि संतुलन धैर्य के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। तो इसमें देखेंगे कि जो फुर्तीला है, फुर्तीला और संतुलित व्यक्ति वह होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखता है। इसका जैसे कि उदाहरण है, हम जो एथलीट्स होते हैं उसमें देख सकते हैं। एक दौड़ में यदि कोई धावक तेजी से भागे और लेकिन उसकी अपनी सांस और गति पर नियंत्रण न रहे तो वह थककर बीच में रुक जाएगा। जैसे सर वो खरगोश और कछुए वाली कहानी है, उसी के तर्ज पर है। तो मतलब थककर बीच में रुक जाएगा, वह दूसरा धावक तेजी के साथ में मतलब साथ अपनी ऊर्जा और गति का सही संतुलन बनाए रखता है। फिर और अंत में वो विजयी हो जाता है, जैसे कछुआ बाद में जीत जाता है सर। ठीक है। और उदाहरण जैसे क्या सर? सही एग्जांपल दिया है, और बताइए। और जैसे कि स्पेस एक्स और एलन मस्क मतलब इनके प्रयासों को लें तो उन्होंने फुर्ती के साथ में काम किया, लेकिन हर कदम पर संतुलन बनाए रखा दोनों ने। और
फिर रॉकेट लॉन्च होने की जो परियोजनाएं हैं बार बार असफल हो जाती हैं, तो उन्होंने मतलब धैर्य रखा, तभी तो मतलब जो योजनाएं हैं वो सफल हुई रॉकेट। और जैसे कि फॉल्कन 9 उसको लॉन्च किया गया तो उसमें सफलता मिल गई। और इसमें मतलब निगेटिव भी देख सकते हैं इसमें, जैसे कि फुर्ती और संतुलन का अभाव जो है वो जीवन में असफलता का कारण भी बन सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति है वो केवल गति पर ध्यान केंद्रित करे और निर्णय लेने में संतुलन ना रखे, तो वह गंभीर गलतियां कर सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ स्टार्टअप सिर्फ तेजी से बाजार में प्रवेश करने की होड़ में मतलब खराब उत्पादन भी लॉन्च कर देते हैं, जिससे कि उनकी जो प्रतिष्ठा है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सिलिकॉन वैली जो है हाल ही में मतलब एसवीबी ने मतलब अपनी जो पूंजी है प्रबंधन में संतुलन नहीं रखा और आर्थिक स्थिरता के कारण वो दिवालिया हो गया। तो जो तेजी है ना, तेजी से विस्तार की होड़ ने उनकी वित्तीय निर्णयों को प्रभावित किया। और आज के दौर में इसको देखें तो आज के दौर में देखें कि हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, चाहे वो खेल हो या व्यवसाय हो और या व्यक्तिगत जीवन में मतलब फुर्ती संतुलन के बिना सफलता असंभव है। सर आवाज आ रही है? हाँ बोलो आ रही है। जैसे महामारी के दौरान जो कंपनी अपनी फुर्ती के साथ डिजिटल परिवर्तन में लगी थी और संतुलन बनाए रखते हुए कर्मचारियों का ध्यान रखा, वही आज स्थिर है, वही कंपनी आज। जैसे कि उदाहरण में मतलब उसको कोविड-19 को ले तो ऑनलाइन एजुकेशन जो थे, जो स्कूल और कॉलेज ऑनलाइन शिक्षा में तेजी से बदलाव लाए, तो उसके और छात्रों के साथ संवाद बनाए रखा, वे सफल हुए, और वही जो संतुलन नहीं बना पाए वो पीछे रह गए। और जिसमें ये जो है जीवन एक दौड़ की तरह है जहां सफलता प्राप्त करने के लिए फुर्ती और संतुलन दोनों का होना आवश्यक है। जैसे केवल तेजी से दौड़ने वाला व्यक्ति जीत हासिल नहीं कर सकता, वो धैर्य रखने वाला भी असली विजेता वह है जो अपनी गति और स्थिरता को संतुलित बनाए रखता है। तो यह सिद्धांत न केवल खेलों में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। और जैसे तेजी के मतलब जो कुछ पॉजिटिव तेजी के बारे में, तो जीवन में तेजी से कार्य करना महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि अवसर और हर समय मतलब उपलब्ध नहीं होते हैं, जो अवसर होते हैं वो हर समय उपलब्ध नहीं होते हैं। तो कई बार जो व्यक्ति तेजी से निर्णय लेता है और कार्य करता है तो वो दूसरों से आगे निकल जाता है। जैसे कि व्यवसाय में आज की प्रतिस्पर्धा भारी दुनिया में तेजी से निर्णय लेना और कार्रवाई करना एक कुशल व्यवसाय की पहचान है। जैसे कि एक स्टार्टअप जिसने बाजार की जरूरतों को सबसे पहले समझा और तेजी से प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो बाकी कंपनियों से आगे निकल गया। इसको ना खेल में देख सकते हैं। खेल में तेजी गति वाले खिलाड़ी जो है वो अक्सर दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जैसे क्रिकेट में एक तेज गेंदबाज अपनी गति से बल्लेबाज को चकित कर सकता है। और इसको संतुलन बनाने के लिए जैसे कि हालांकि तेजी महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना संतुलन के ये निरर्थक हो सकती है। जैसे कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सफलता की कुंजी है। और संतुलन से तात्पर्य है कि सही समय पर सही निर्णय लेने और स्थिरता के साथ कार्य करना होगा। इसको स्वास्थ्य में भी देख सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य में जीवन में अगर कोई केवल तेजी से पैसे कमाने में लगा रहे या स्वास्थ्य पर ध्यान ना दे तो उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। और तेजी के साथ में संतुलन भी जरूरी है। जैसे सर यूपीएससी में ज्यादा पढ़ लो तो संतुलन ना रखो तो बेकार है। वैसे कि जैसे जब हम सर ज्यादा पढ़ लेते बुखार आ जाता है, फिर क्लास नहीं अटेंड कर पाते, तो ये गलत बात है, संतुलन नहीं रख पाते। जैसे कि सर इसको शिक्षा में ले, अगर कोई छात्र केवल तेजी से पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान दे और गहराई से समझने का प्रयास ना करे तो वो परीक्षा में असफल भी हो सकता है। एक ये उदाहरण।
और फुर्ती और संतुलन का मतलब इनको मिक्स करके देखें तो जैसे कि फुर्ती और संतुलन का सही मिश्रण ही सफलता की गारंटी है। तो यह दोनों गुण एक दूसरे के पूरक हैं। और इसको व्यक्तिगत विकास के तौर पे कैसे ले जा सकते हैं, तो जो व्यक्ति तेजी के अवसरों का लाभ उठाता है लेकिन अपने कार्यों में स्थिरता और धैर्य रखता है, वही अपने व्यक्तित्व का बेहतर विकास कर पाता है। और इसको एक टीम मतलब एक ग्रुप में हम इसको देखें तो मतलब एक टीम में या ग्रुप में देखें तो संतुलित व्यक्तियों का मेल उसे सफल बनाता है। जैसे कि क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज तेज गति से रन बनाता है, और जबकि मध्य क्रम के खिलाड़ी जो होते हैं, जो बीच के खिलाड़ी होते हैं, वो संतुलित रहते हैं और टीम को जीत भी दिलाते हैं। और इससे हम प्रेरणा भी ले सकते हैं। जैसे कि धावक जो होता है वो मतलब जैसे कि हुसैन बोल्ट है, वो विश्व के सबसे तेज धावक है। तो उनकी सफलता केवल उनकी फुर्ती के कारण नहीं है, बल्कि उनके संतुलित प्रशिक्षण, उचित समय प्रबंधन, मानसिक स्थिरता के कारण है। तो उन्हें दुनिया इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मानती है। और अपने इंडिया लेवल पे देखिए, जो महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में तेजी से रणनीतियां बनाई, और लेकिन हर कदम पर संतुलन बनाए रखा था। महात्मा गांधी ने मतलब हर कदम पर संतुलन बनाए रखा, और उनकी फुर्तीले और संतुलित नेतृत्व ने भारत को आजादी भी दिलाई। और अब इसमें हम निगेटिविटी में भी देख सकते हैं, जैसे कि तेजी से लेकिन असंतुलित प्रयास है। बहुत से लोग तेजी से सफलता पाने की चाहत में गलत फैसले ले लेते हैं। जैसे बिना योजना बनाए हम अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे सर आप बताते हैं वैसे भी करते हैं, बार बार भटक जाते हैं इधर उधर। फिर ये तो ये तो इससे असफल भी हो सकता है विद्यार्थी। और संतुलन की कमी में लिख सकते हैं कि जैसे कई खिलाड़ी छात्र जो केवल अपनी गति पर निर्भर रहते हैं और अक्सर लापरवाही के कारण असफल भी हो जाते हैं। और मतलब इसको लेकर जीवन के हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता भी हो सकती है। जैसे कि व्यवसाय में तेजी से कार्यवाही करने से व्यवसाय को नए अवसर मिलेंगे, और संतुलन बनाए रखने से दीर्घकालिक सहायता मतलब सुनिश्चित होगी। और इसको फुर्ती को हम परिवार के संबंध में देख सकते हैं। जैसे जीवन में संबंधों में तेजी और संतुलन का मतलब संतुलन, जीवन में जो संबंध होते हैं उनमें तेजी संतुलन महत्वपूर्ण है। जैसे किसी समस्या को तुरंत सुलझाने के लिए तेजी से कदम उठाएं, लेकिन दूसरों की भावनाओं को संतुलन बनाए रखें। और जैसे कि शिक्षा कैरियर में देख सकते हैं इसको, जैसे छात्र जो है वो जीवन में तेजी से पाठ्यक्रम को पूरा करना और परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो मतलब और ज्ञान मतलब जो ज्ञान होता है उसको गहराई से समझने की स्थिरता बनाए रखने की उनको आवश्यकता भी है। और इसमें लास्ट में एक संतुलित जो समाज है, मतलब संतुलित और फुर्तीला समाज ही विकास कर सकता है। मतलब जो समाज है उसमें दोनों गुणों का संतुलन आवश्यक है। जैसे सरकार की नीतियों तेजी से लागू करनी चाहिए, लेकिन उनका प्रभाव स्थिर और संतुलित होना चाहिए। बस सर इतना ही। जैसे कि जीवन एक लंबी दौड़ है, और इसमें केवल तेज गति से दौड़ने वाला ही नहीं, बल्कि संतुलन और धैर्य बनाए रखने वाला व्यक्ति सफल होता है। वर्तमान समय में यह व्यक्ति न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि हर किसी के लिए एक सबक भी है। तेजी से बदलती दुनिया में संतुलन की स्थिरता की कुंजी है। बस सर तो हो गया। ठीक है, सही बताया आप लोगों ने। देखो मेन चीज़ है, आप लोगों ने अलग अलग सेक्टर से भी इसको ऐड किया, बहुत अच्छी बात है। पर दूसरी बात याद रखना कि सबसे पहली बात तो हेल्थ से ही स्टार्ट होगी। सबसे पहली चीज़ कि हेल्थ अगर मान लो संतुलित रहेगा, संतुलित खाना खाते हो, तब भी आप फुर्तीले रहोगे और आप जो भी करियर में करना चाहते हो वो सब करोगे। फिर यही चीज़ सब जगह काम आएगी। बहुत जगह क्या होता है कि अपन डिसीजन अच्छे से नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि भारत पाकिस्तान का शिमला जो समझौता था, उसमें भारत के पास मौका था जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है, परंतु उस टाइम वो कर लिया गया। और 1965 के युद्ध में था, उसमें भी जो है डिसीजन सही से नहीं लिया गया, नहीं तो उस टाइम भी कश्मीर का मुद्दा सोल्व किया जा सकता था। तो ऐसे करके भी कुछ आप और डाल सकते हो। पर ओवरऑल आप लोगों ने अच्छा बताया, हर डायमेंशन कवर किया है।
ठीक है, तो तरुणम आप इसी के बारे में बताइए, किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है, बताइए आप। फिर आप फिर अंदर जाओगे, आप इन दोनों को बता दो, फिर चले जाना आप। कौन सा सर? थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला। थर्ड वाला किसी संस्था का चरित्र चित्रण वाला सर। किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। तो इसको सर एक मतलब स्टोरी टाइप में शुरू करते हैं। जैसे एक संस्था का नेतृत्व जो है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, चाहे वह एक परिवार हो या संगठन हो या समाज हो और या राष्ट्र हो। तो हर संस्था का एक स्वभाव और चरित्र होता है, मतलब उसके नेतृत्व की गुणवत्ता, दृष्टिकोण और जैसे उसकी कार्यशैली में झलकता है। तो प्रभावी नेतृत्व जो है वो केवल नियमों और नीतियों से नहीं बल्कि उसके नेतृत्वकर्ता की सोच, मतलब उसकी नेतृत्वकर्ता की क्या सोच है, वो क्या निर्णय, उसके निर्णय लेने की क्षमता क्या है, उसके व्यवहार के माध्यम से स्पष्ट होता है। जैसा नेतृत्व होगा वैसा ही संस्था होगी और विकास और उसकी प्रतिष्ठा वैसी ही होगी। तो नेतृत्व और संस्था के बीच में मतलब हम संबंध क्या देख सकते हैं। तो नेतृत्व और संस्था एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। इससे नेतृत्व करता केवल संस्था की दिशा तय करता है बल्कि उसके मूल्यों और उद्देश्यों, दृष्टिकोण को भी आकार देता है। जैसे कि हम विजन क्या है, मतलब विजन एक मतलब वो विजन मतलब दृष्टि एक प्रभावी नेता संस्था को दीर्घकालिक सफलता के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि उदाहरण दे कि जैसे कि महात्मा गांधी थे, तो उनका नेतृत्व जो था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना। उनके नेतृत्व ने आंदोलन को सत्य और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों से जोड़ दिया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का चरित्र स्पष्ट हुआ। इसमें नैतिक मूल्य और नैतिकता जैसे नेतृत्वकर्ता के नैतिक मूल्य संस्थान के चरित्र में प्रतिबिंबित होते हैं। अगर जैसे नेता है और वो ईमानदार है और पारदर्शी होगा तो संस्था में भी वही गुण देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसको उदाहरण दे, जैसे रतन टाटा थे, उनको उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता था। उनका जो नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यावसायिक सफलता प्राप्त की बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को भी प्राथमिकता दी थी टाटा ने। तो उनका जो नेतृत्व था वो टाटा समूह के चरित्र को एक मानवीय और जिम्मेदार संस्थान के रूप में दर्शाता है। और इसको शैक्षणिक संस्थान के रूप में देखें, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनका जो नेतृत्व था वो केवल राष्ट्रपति पद तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने शिक्षावाद और प्रेरणा स्रोत के रूप में लाखों युवाओं को प्रेरित किया था। और उनके जो विचार थे, उनका जो प्रभाव था वो देश की कई शैक्षणिक संस्थानों में देखने को मिलता है और लोगों को काफी मोटिवेट भी करता है। अब इसको मतलब नेतृत्व का हम पॉजिटिव वे में देखेंगे कि क्या प्रभाव हो सकता है। संस्था का जैसे विकास हुआ तो एक अच्छा नेतृत्व संस्था को नई ऊंचाई पर ले जाता है। जैसे कि सर प्रेजेंट टाइम में अपने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनका उदाहरण लें। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की है। और जैसे कि प्रेरणा और अनुकरणीयता, मतलब एक सशक्त नेतृत्व जो होता है वो अपने कार्यों और विचारों से दूसरों को प्रेरित करता है। जैसे कि सर इसके उदाहरण दे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद है, तो उनका नेतृत्व जो है अभी भी आज भी भारतीय युवाओं को प्रेरित करने वाला रहा है। मतलब उनकी जो शिक्षा है वो भारतीय समाज को नए आयाम देती रहती है और युवाओं को भी मतलब उससे मोटिवेशन मिलता है। और इसको सर हम निगेटिव में देखें तो ये जो संस्था है, मतलब इस संस्था की गिरावट, अगर नेतृत्व जो है कमजोर है या भ्रष्ट है और तो संस्था का पतन निश्चित है। उदाहरण जैसे कई देश में तानाशाही है, जैसे कि चाइना में सर, तो तानाशाही नेतृत्व ने संस्थाओं और समाज को बर्बाद कर दिया है। जैसे कि जिम्बाब्वे है ना, तो जिम्बाब्वे मतलब रॉबर्ट मुगाबे का भ्रष्ट नेतृत्व उदाहरण है, इसको देख सकते हैं। और सामाजिक और नैतिक पतन में मतलब इसमें नेतृत्व में नैतिकता का अभाव और समाज में असमानता, भ्रष्टाचार, अराजकता को बढ़ावा देता है।
इसको हर क्षेत्र में देख सकते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक और व्यापार में। तो शिक्षा में देखें कि शिक्षा संस्थानों का चरित्र उनकी प्रचार या नेतृत्वकर्ता में परिलक्षित होता है। अगर कोई नेतृत्व अनुशासित और प्रेरणादायक होगा तो छात्रों और शिक्षकों में भी वही गुण देखने को मिलेंगे। और फिर उसमें राजनीतिक में देखें, राजनीति में जैसे नेता है, तो नेता है वो अपना दृष्टिकोण राष्ट्र की नीति और निर्णय समाज के समग्र में परिलक्षित होगा। जैसे कि सर अब्राहम लिंकन थे, तो उनका जो नेतृत्व था वो अमेरिका को एकजुट किया उन्होंने, और गुलामी जैसी बुराइयों से उन्होंने अब्राहम लिंकन ने मतलब मुक्त करवाया। और सर और इसमें मतलब हम चुनौती इसमें देख सकते हैं, आधुनिक समस्याएं क्या हो सकती हैं आज के समय में, जैसे कि तेजी से बदलती दुनिया में नेतृत्व करना चुनौतीपूर्ण है। जैसे कि प्रगति, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानता जैसी कई समस्याएं मतलब नेतृत्वकर्ता की परीक्षा लेती हैं। और जैसे कि सर इसमें मतलब हम समूह में मतलब कैसे प्रबंधन करें, तो नेता के लिए टीम को एकजुट रखना और हर सदस्य के दृष्टिकोण को महत्व देना जरूरी है। और जैसे कि सर भारत जो नेशनल मंडेला था, नेशनल मंडेला मतलब उन्होंने अपने नेतृत्व से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त किया था, और उनके शांतिपूर्ण और समावेशी दृष्टिकोण ने न केवल दक्षिण अफ्रीका को बदल दिया बल्कि पूरे विश्व को प्रेरणा दी। फिर जैसे अपने इंडिया में सर मदर टेरेसा थी, तो मदर टेरेसा का मतलब उनका नेतृत्व था कि करुणा और मानवता का प्रतीक बना था। और उनकी जो संस्था थी मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा की, तो उनके विचार और भावनाएं स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। फिर अब समाज और संस्था के बीच में संबंध क्या है, तो इन दोनों के बीच में जैसे कि संस्था केवल अपने नेतृत्व तक सीमित नहीं होते, समाज भी उनके चरित्र को आकार देने में भूमिका निभाता है। और एक सशक्त समाज सशक्त संस्थान का निर्माण करता है, और लास्ट में लिखेंगे कि सशक्त संस्थान सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता में सर निम्न गुण हो सकते हैं, काफी गुण हो सकते हैं, जैसे दृष्टि, दीर्घकालिक लक्ष्यों को समझने और प्राप्त करने की क्षमता होती है, और ईमानदारी और नैतिकता, पारदर्शी न्यायपूर्ण निर्णय लेना चाहिए, और इससे मतलब प्रेरणा देने की जो क्षमता है, अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए, और समस्या समाधान, कठिन समय में सही निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। और नेतृत्व जो है वो एक संस्था की आत्मा है, मतलब किसी भी संस्था का चरित्र उसके नेतृत्व में झलकता है। अच्छा नेतृत्व संस्था को कई मतलब जो अच्छा नेतृत्व होता है वो संस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, जबकि जो कमजोर नेतृत्व होता है तो उसे पतन की ओर ले जा सकता है। लास्ट में जैसे सर लिखेंगे कि जो सचिन तेंदुलकर है, तो सर तो उनका जो नेतृत्व है वो क्रिकेट में अनुशासन, धैर्य, समर्पण इसका उदाहरण है। तो उन्होंने न केवल भारत के लिए क्रिकेट खेला बल्कि युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सशक्त नेतृत्वकर्ता ही संस्था का वास्तविक चरित्र प्रदर्शित करता है। बस सर। ठीक है, अच्छा बताया। अमित, तुम कुछ बोलोगे? अमित? जी सर, बता रहा हूँ। किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। पहले कोट से शुरू करते हैं। अग्रे नयति इति नेता, इसका मतलब होता है अर्थात नेता वही है जिसमें लोगों को आगे ले चलने की क्षमता हो। ठीक है सर। उपयुक्त कथन का नेतृत्व क्षमता के बहुत ही बेहतर तरीके से व्याख्या करता है। महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने कांग्रेस जैसी संस्था को जन जन के बीच पहुंचा दिया तथा इस जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। स्मरण रहे कि यह वही कांग्रेस थी जिसने आम जनता की शक्ति में विश्वास नहीं था। कांग्रेस जो थी, जो गांधी जी से पहले कांग्रेस थी, वो केवल शहरी और
क्या बोलते हैं, जो पढ़े लिखे लोग थे उन तक ही कांग्रेस सीमित थी। लेकिन जब गांधी जी के हाथों में कांग्रेस की कमान आई तो फिर उन्होंने जन जन तक कांग्रेस को प्रचार कर दिया। जन जन में कांग्रेस की पहचान बन गई। यह केवल अभिजात वर्ग तक सीमित थी। जो कांग्रेस जो अभिजात वर्ग तक सीमित थी वो अब जन जन तक फैल चुकी थी। यह गांधी जी के व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता का ही प्रभाव था, जिसके बल पर उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस के स्वरूप को परिवर्तित किया बल्कि उनके माध्यम से भारत की स्वतंत्रता का मार्ग भी प्रशस्त किया। गांधी जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उनकी कथनी और करनी में एक रूपता का होना था। लोगों की भावनाओं की बेहतर समझ का होना। गांधी जी का कहना था कि हम पहले सामने वाले की भावनाओं को समझें और फिर उसके बाद अपनी भी भावनाओं को उनके बीच पहुंचाएं, जिससे कि हमारे बीच की जो सामंजस्य है वो कठोर सामंजस्य स्थापित हो जाए, मधुर सामंजस्य स्थापित हो जाए। और उनके बारे में कहा जाता था कि चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। अर्थात जिस भी रास्ते पर गांधी जी 2 कदम रख देते थे उसी रास्ते को करोड़ों लोग चलने के लिए तैयार हो जाते थे। अब इस नेतृत्व का महत्व देख लेते हैं कि नेतृत्व संस्था का वह स्तंभ है कि जो इससे दिशा, प्रेरणा और स्थिरता प्रदान करता है। एक अच्छा नेता संस्थान को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है, जबकि कमजोर नेतृत्व संस्था का अवनति की ओर धकेल सकता है। दृष्टि और लक्ष्य निर्धारण। एक नेता अपने विचार और दृष्टिकोण से संस्था की प्राथमिकता और लक्ष्यों को तय करता है। उदाहरण, महात्मा गांधी का नेतृत्व स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और उद्देश्य तय करने में निर्णायक होता है। प्राचीन इतिहास में देखें तो हुमायूं कई सालों तक सत्ता से बेदखल दूर रहने के बावजूद भी हुमायूं एक दिन भारत पर विजय प्राप्त करता है। और दूसरी तरफ देखें तो जो शाह आलम द्वितीय था उनके पास पूरी मुगल वंश की पूरी सत्ता थी, फिर भी वो अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने में असफल हो गए थे। तो ये दिखाता है कि नेतृत्व करने की क्षमता जो है, अगर आपके पास हर चीज है तो आप ऐसा नहीं कि आप हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। नैतिक और मूल्य प्रणाली में देखते हैं कि क्या महत्व है। संस्था की नैतिकता उसके नेतृत्व की नैतिकता का प्रतिबिंब होती है। उदाहरण जैसे कि टाटा समूह रतन टाटा के नेतृत्व में अपनी नैतिकता का सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए जाना जाता है। निर्णय लेने की क्षमता, जैसे कि नेताओं के निर्णय संस्थान के भविष्य को प्रभावी करते हैं। एक दूरदर्शी नेता सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उदाहरण, अब्राहम लिंकन का नेतृत्व अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए निर्णायक था। एक वर्तमान में भी ले सकते हैं सर कि जैसे अपने ताज पैलेस पे जब हमला हुआ था तो हमारे नेताओं का मुखर होकर आदेश देने में भी वो कतरा रहे थे। उनमें से महाराष्ट्र के एक शायद महाराष्ट्र के कौन से मंत्री थे, गृह मंत्री थे या फिर कुछ थे, उन्होंने आगे चलकर इसके वो क्या पहल किया। अब सोचिए कि गृह मंत्री का ये मामला था, लेकिन गृह मंत्रालय भी उस समय कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जो महाराष्ट्र के वो जो गृह मंत्री थे उन्होंने इसकी पहल की और जो एनएसजी के कमांडो की टीम थी उनको कार्रवाई के लिए आदेश दिए। ये हो सकता है। मैंने देखा था इनके बारे में, थोड़ा सा पढ़ा था, न्यूज में आया था सर। तो मैंने देखा था नेतृत्व और संस्था का चित्र। संस्था के चरित्र को निम्नलिखित पहलुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। कार्य संस्कृति, नेता की कार्यशैली संस्था की कार्य संस्कृति को प्रभावित करती है। यदि नेतृत्व पारदर्शी और लोकतांत्रिक है तो संस्था में विश्वास और सहयोग की भावना पैदा होती है। जैसे कि सुंदर पिचाई के नेतृत्व में गूगल नवाचार और खुली कार्य संस्कृति के लिए जाना जाता है। कि गूगल है ना सर, जैसे कि सुंदर पिचाई ने जैसे कि गूगल क्रोम का वो किया ना, इजाद किया,
उससे पहले गूगल जो है ना बहुत सी चीजों को डिस्क्लोज नहीं करती थी, बहुत सारे फीचर्स को डिस्क्लोज नहीं करती थी, लेकिन सुंदर पिचई ने अपने विश्वास पे, अपने भरोसे पे गूगल क्रोम के जरिए उन सारी चीजों को डिस्क्लोज किया, जिससे कि जो प्रतिस्पर्धा थी गूगल की वो बिल्कुल शून्य हो गई। आज देखेंगे तो गूगल के साथ कोई टक्कर में अभी कोई नहीं है। तो ये उदाहरण हो सकता है सामाजिक दायित्व, नेतृत्व की सोच और संवेदनशीलता संस्था की सामाजिक जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। उदाहरण, बिल गेट्स के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने न केवल तकनीकी क्रांति की बल्कि समाज सेवा को भी प्राथमिकता दी। ठीक है सर। और जैसे कि थॉमस एल्वा एडिशन को सर लोगों ने और उनकी गर्लफ्रेंड ने भी कहा था कि जो आप ये हजारों प्रयोग कर रहे हो, एडिसन ने 1200 बार असफल प्रयास किए थे, उसके बाद जाकर उन्होंने पूरी दुनिया को जगमगाने का एक बल्ब तैयार किया था। तो लोग कहते थे कि आप उनको छोड़ दो, आप इस चीज में व्यर्थ अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो आखिर अंत में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया जो पूरे विश्व को अंधेरे से निजात दिलाई। संकट प्रबंधन में भी इसका पहले सामाजिक दायित्व में देख लेते हैं कि नेतृत्व की सोच और संवेदनशीलता संस्था की सामाजिक जिम्मेदारी की परिभाषित करती है। उदाहरण, बिल गेट्स के नेतृत्व में माइक्रोसॉफ्ट ने न केवल तकनीकी क्रांति की बल्कि समाज सेवा को भी प्राथमिकता दी। संकट प्रबंधन की संकट के समय नेतृत्व की भूमिका और निर्णय संस्था के चरित्र को प्रभावित करते। उदाहरण, 2008 के वित्तीय संकट के दौरान रतन टाटा का नेतृत्व टाटा समूह के कर्मचारियों और समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और सकारात्मक नेतृत्व के बारे में देख लेते हैं कि जैसे महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम को अहिंसा और सत्याग्रह की दिशा दी। उनकी नैतिकता और नेतृत्व भारतीय समाज और उनके उद्देश्यों का प्रतिबिंब थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और इसरो के संदर्भ में, डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में इसरो ने कम संसाधन में उत्कृष्ट वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की। उनका सरल और प्रेरणादायक व्यक्तित्व संस्था के कार्य में परिलक्षित हुआ। नेल्सन मंडेला और दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में देखते हैं कि मंडेला के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका को नस्ल भेद से मुक्ति दिलाई। उनका नेतृत्व सामाजिक न्याय और समावेशिता का प्रतीक था। कमजोर नेतृत्व और उसका प्रभाव देख लेते हैं कि ये क्या हो सकते हैं परिणाम, कमजोर नेतृत्व और उसके क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। भ्रष्टाचार और नैतिक पतन हो सकता है, जैसे यदि नेतृत्व भ्रष्ट और अनैतिक हो तो संस्था का चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। उदाहरण, एनरॉन कॉर्पोरेशन का पतन नेतृत्व की अनैतिकता और वित्तीय धोखाधड़ी का परिणाम था। और भ्रम और दिशाहीनता, कमजोर नेतृत्व संस्था को दिशाहीन बना देता है, जिससे विकास बाधित हो जाता है। उदाहरण, विभिन्न अफ्रीकी देशों में नेतृत्व की कमजोरियों ने सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को जन्म दिया है। नेतृत्व, इस जो नेतृत्व का होता है, नेतृत्व विकास के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए नेतृत्व को मजबूत और नैतिक बनाना आवश्यक होता है। वो अपनी जो भी संस्था है वो अपने एक आदर्श की मैनिफेस्टो बनाए और लोगों तक इसको पहुंचाए, जिसमें कि नेताओं का प्रशिक्षण, नेतृत्व कौशल को विकसित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन जरूरी है। नैतिकता पर जोर, नेतृत्व को नैतिक मूल्यों और पारदर्शिता पर केंद्रित करना चाहिए, ना कि स्वयं के लाभ पर। जैसे आज के जो भी कंपनियां हो गई, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी संस्था हो गई, वो केवल खुद के लाभ के लिए काम करती है, ना कि वह समाज के लिए। उनमें नैतिक मूल्यों का कमी देखी जाती है। जन भागीदारी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का अपनाकर संस्था को सहभागी बनाया जा सकता है। जन भागीदारी होनी चाहिए किसी भी काम में, किसी भी संस्था या फिर कोई भी कंपनी हो, उसमें जन भागीदारी होनी ही चाहिए। जैसे गांधी जी ने कहा था ना कि लेबर यूनियन का एक संघ बनाने की आजादी होनी चाहिए। उत्तरदायित्व और जवाबदेही, नेतृत्व को अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार और उत्तरदायी भी होना चाहिए। और देख लेते हैं एक सेकेंड सर, कहाँ चला गया? हाँ सर, देख लेते हैं।
हाँ, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कुशल प्रबंधन है सर, उसमें देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत नगर योजना, जल प्रबंधन और व्यापारिक व्यवस्था यह दर्शाते हैं कि इस सभ्यता का नेतृत्व अत्यंत संगठित और दूरदर्शी था नेतृत्व के मामले में। ठीक है सर। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में सुव्यवस्थित नालियां और विशाल भंडार गृह का निर्माण, इससे इतने बड़े ये जो स्नानागार मिले हैं और जो भी अनाज को रखने वाले विशाल भंडागार मिले हैं, वो बिना नेतृत्व के नहीं बन पाया था। मौर्य समाज में देखिए, मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं कि चाणक्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना। जैसे अर्थशास्त्र में शासन के सिद्धांत और कुशल प्रशासन की रूपरेखा रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक का धर्म परिवर्तन, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया। उनके नेतृत्व ने मौर्य साम्राज्य को एक नैतिक और आध्यात्मिक दिशा दी। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और नेतृत्व संकट, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुगल शासक जैसे अलाउद्दीन खिलजी और कमजोर शासकों के समय की तुलना नेतृत्व के महत्व को दर्शाती है। और खिलजी के दौरान साम्राज्य का विस्तार अपनी और मोहम्मद की बिन तुगलक की असफल योजनाएं। मुगल साम्राज्य और अकबर ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से साम्राज्य को स्थिरता और धार्मिक सहिष्णुता की दिशा में बढ़ाया। और जैसे कि दीन इलाही और प्रशासनिक सुधार जो भी उसने किए थे। शिवाजी और मराठा साम्राज्य में देखें, शिवाजी का कुशल नेतृत्व और गोरिल्ला युद्ध तकनीक ने मराठा साम्राज्य को मजबूती दी। उनका चरित्र, उनकी दूरदर्शिता, साहस और सामरिक कौशल भी स्पष्ट करता है। वर्तमान आधुनिक भारत में देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में ने भारत में आर्थिक और राजनीतिक शोषण का मार्ग प्रशस्त किया। उदाहरण जैसे वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कर्जन की नीतियां। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और नेतृत्व, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, उनके प्रेरणादायक नेताओं का उदाहरण जैसे कि गांधी जी का नेतृत्व सत्य और अहिंसा के माध्यम से आंदोलन को जन जन तक आंदोलन को पहुंचाया। सुभाष चंद्र बोस सक्रिय और क्रांतिकारी दृष्टिकोण से आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया। संविधान निर्माण और नेहरू का नेतृत्व, स्वतंत्रता के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत ने लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की दिशा में प्रगति की। और क्या हो गया, हाँ, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले, इनमें देखें तो इनमें ना नेतृत्व की क्षमता और नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता दिखा, इनके कार्यों को प्रतिबिंबित होता देखा जा सकता है, जिसके कारण या पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में एक रोल मॉडल बनकर उभरते हुए दिखाई पड़ते हैं। भारत के संदर्भ में नेतृत्व को देखते हैं। जैसे राजनीतिक नेतृत्व, भारतीय राजनीति में नेतृत्व की गुणवत्ता संस्था की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। विकासशील, जैसे कि विकासशील नेतृत्व, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे नेताओं ने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। नेतृत्व संकट में देखे कि भ्रष्टाचार और दूरदर्शिता ने संस्थाओं की साख को प्रभावित किया है। आर्थिक नेतृत्व में देख ले, आर्थिक नेतृत्व, भारत की आर्थिक नीतियों में नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जैसे 1991 के आर्थिक सुधार पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उदारीकरण की नीति को पूरे भारत में प्रभावी ढंग से लागू किया, जिससे कि भारत आर्थिक संकट से उबर पाया। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहले। सामाजिक नेतृत्व कैसी होनी चाहिए वो देख लेते हैं। समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले और अम्बेडकर ने सामाजिक संस्थाओं को एक नई दिशा दी, जिससे इनके लक्ष्य जो है ना वो प्रतिबिंबित होते दिखाई पड़ते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से देखें कि उसमें नेतृत्व की भूमिका क्या होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक संस्थाओं का चरित्र उनके नेतृत्व पर निर्भर करता है। उदाहरण, इसरो के नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया। डॉक्टर होमी भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम सफल हुआ। प्रौद्योगिकी के नेतृत्व में देखें तो भारत के डिजिटल परिवर्तन के नेतृत्व का प्रमुख योगदान है। उदाहरण जैसे कि डिजिटल इंडिया और आधार परियोजनाएं, ये हो गया। और इसका वो है सर
निष्कर्ष निष्कर्ष सर हो गया सर, यहीं तक हुआ है। महक, इनके अलावा कुछ बोलना चाहोगी? इन्होंने जो बोला है। सर मैंने ये लिख के सबमिट कर रखा है आपके पास। चलो ठीक है, कल चेक कर देंगे वो। चलो चौथा, मूल्य से वंचित शिक्षा जैसे अभी उपयोगी व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। तरुण नाम बताइए। महक तुम बोलो इससे पहले। मनुष्य भगवान की सबसे परम कीर्ति है। यह सब प्राणियों से अलग है। इसमें दया, ईमानदारी व मानवता का मूल्य इसे सब प्राणियों से अलग बनाता है और यह सभी मूल्य व्यक्ति को शिक्षा से प्राप्त होते हैं। किंतु भारत में शिक्षा का मतलब केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होने को माना गया है, जिस कारण बच्चे केवल शिक्षा ग्रहण केवल स्वयं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने को मानते हैं, जिससे नैतिक शिक्षा का विकास या नैतिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। वर्तमान की इस मानसिकता के लिए पीछे अनेक कारक उत्तरदायी हैं। जैसे सर्वप्रथम ब्रिटिश कालीन नीतियां, जैसे ब्रिटेन वाले भारतीयों को बस इस हद तक शिक्षा देते थे जिससे केवल उनका इतना विकास हो कि जिससे उनके कलर के पद को वो संभाल सके। दूसरा, वर्तमान समय में बेरोजगारी की दर की निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण युवा केवल डिग्री अर्जित करके नौकरी या रोजगार पाने की तलाश में रहते हैं। मूल्य उनके लिए द्वितीय बनकर रह गए हैं वर्तमान समय में। एक अन्य कारक महंगाई, जिसके कारण आवश्यकता पूर्ति करना ही प्रमुख मुद्दा बनकर रह गया है, जिससे सब केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पीछे भाग रहे हैं। वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का युग है, जिसके कारण व्यक्ति केवल आगे बढ़ने की दौड़ में लगा हुआ, उसे सही या गलत का कोई उससे सही या गलत का कोई किसी से मतलब नहीं है, बस वह अपनी इस दौड़ में का हिस्सा बनकर रह गया है, जिसके कारण मूल्य रहित शिक्षा का विकास होता जा रहा है। किंतु इसके मूल्य रहित शिक्षा पाना आसान तो है, किंतु इसके अनेक दुष्परिणाम निकलते हैं जो निम्न है। फिर एक कोट लिखा है, तालीम जो दी जाती है हमें वह क्या है, फक्त बाजारी है। जो अकल सिखाई जाती है वह क्या, फक्त सरकारी है। अर्थात वास्तविक समस्या तो यह है कि लोग जानते ही नहीं कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। हम शिक्षा का मूल्यांकन उसी रूप में करते हैं जैसे भूमि या शहर का करते हैं। हम पूरी शिक्षा प्रणाली इस रूप में देखते हैं वो एक आर्थिक कारक का एक माध्यम है। अगर यही सोच बनी रही तो शिक्षा का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। महात्मा गांधी शिक्षा को एक ऐसे जीवन के रूप में देखते थे जिसमें सहिष्णुता हो, सामाजिक उत्तरदायी हो, तो जैसे मूल्य का विकास हो। अर्थात मूल्य एक निरंतर सीखी जाने वाली प्रक्रिया है को विकसित करने के लिए शिक्षा के साथ साथ जो सामाजिक परिवेश है वो भी भूमिका निभाता है। वर्तमान में विश्व में जो अनेक प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उसमें ऐसे शिक्षित व्यक्ति की उपस्थिति जिसके पास सही नजरिया न हो और भी खतरनाक स्थिति को जन्म दे देता है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक थियोडोर रूजवेल्ट का कहना था कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क को शिक्षित कर देना, उसके अंदर नैतिक शिक्षा का समावेश न करना समाज के लिए एक संकट को आमंत्रण करता है। इसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी है। जैसे मान लो किसी को कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सर्वश्रेष्ठ है, ये वो बॉम्ब वगैरह का निर्माण करता है, अगर उसमें नैतिक मूल्य नहीं है तो वो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज ही करेगा, जिससे विश्व में जैसी समस्याएं फैलेंगी। उसी प्रकार कुछ विद्वान मूल्य रहित शिक्षा के संदर्भ में तर्क देते हैं कि ऐसी शिक्षा मानव नहीं बल्कि रोबोट बना देती है। वस्तुतः रोबोट मानव से अधिक अच्छा होता है, किंतु उसमें न्याय, ईमानदारी, दया जैसे मूल्य नहीं होते, जिसके कारण परिस्थिति के अनुसार समायोजन की क्षमता विकसित करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। दूसरे शब्द में कहें तो शिक्षित मानव एक प्रशिक्षित मशीन के बीच में काफी अंतर होता है। उसी प्रकार उपरोक्त पक्षों से अगर आर्थिक दृष्टिकोण देखें तो वर्तमान आर्थिक गतिविधि लाभ के सिद्धांत के आसपास टिकी हुई है। ऐसे में शिक्षा इस बात पर अधिक जोर देती है कि कैसे लाभ कमाने के नए नए रास्ते को ढूंढा जाए। इस क्रम में मूल्य जो है वो निरंतर गौण होते हुए जा रहे हैं, शिक्षा की असमानता को और बढ़ावा दे रहे हैं। शिक्षित व्यक्ति चतुर
संसाधनों का अपने हित में प्रयोग करता है, वह किसी और का भला या किसी और के बारे में बहुत सोच ही नहीं सकता। वह केवल स्वार्थ अपने ही हितों की पूर्ति करेगा। फिर लिंग भेद से लेकर के जाति भेद तक की तमाम बुराइयों का हमें सामना करना पड़ता है। फिर भी यह आसानी से स्वीकार नहीं हो गया कि संसार में ऐसे लोग भी हमेशा हैं और जिन्होंने आवश्यकता है कि उनमें मूल्य नहीं है और उनमें मूल्य का अभाव रहेगा। इसीलिए शिक्षा प्राप्त कर लेने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी डिग्री अर्जित करके रोजगार पालें। शिक्षा का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान का निर्माण कर सके जो स्वयं के साथ साथ पहले दूसरों के लिए सोचे। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत मूल्यों का विकास करना। अगर उपयोगी प्रतीत होता है तो शिक्षा में मूल्य का समावेशन नहीं होगा तो व्यक्ति शैतान या चतुर नहीं बनेगा, केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति करेगा। फिर बस एक दुआ है, हर काम को आसान होना, सभी को इंसान। ठीक है, चलो ठीक है। तरुण बताइए। तरुण है? बोलो। मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसे अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। सर, इसको हम एक स्टोरी से शुरू करेंगे। जैसे कि एक गांव में रहने वाले राजेश को हमेशा पढ़ाई का शौक था। वह शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेने में सफल रहा। पढ़ाई में वह तेज था और जल्द ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। लेकिन पैसा कमाने की भूख ने उसे नैतिकता और मूल्यों से दूर कर दिया। राजेश ने अपने फायदे के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाए। कुछ ही समय में वह अमीर बन गया, लेकिन जब उसकी धोखाधड़ी उजागर हुई तो उसका कैरियर और सम्मान दोनों बर्बाद हो गए। यह कहानी बताती है कि बिना मूल्यों की शिक्षा व्यक्ति को केवल चतुर बनाती है, परंतु नैतिक और जिम्मेदार इंसान नहीं बनाती। अब इसके आगे से शुरू करेंगे। शिक्षा का उद्देश्य और मूल्य, मतलब जो शिक्षा है ना, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को नैतिक और जिम्मेदार बनाना भी है। तो शिक्षा के साथ यदि नैतिकता और मूल्यों का समावेश न हो तो यह समाज के लिए खतरनाक हो सकती है। जैसे कि शिक्षा और नैतिकता के बीच में संबंध क्या हो सकता है? तो शिक्षा से व्यक्ति को ज्ञान और कौशल मिलता है, जबकि नैतिकता उसे सही और गलत का अंतर सिखाती है। जैसे कि उदाहरण देंगे, एक डॉक्टर है। डॉक्टर जो है वो केवल मेडिकल विज्ञान का ज्ञान रखता है, लेकिन नैतिकता से वंचित है। तो वह अपने लाभ के लिए मरीजों का शोषण कर सकता है। और इसको पॉजिटिव में देखें, आज के समय में शिक्षा का ध्यान केवल रोजगार दिलाने और सफलता पाने तक सीमित हो गया है। नैतिक शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है, जिसका परिणाम है कि लोग अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकते। जैसे मूल्यों से वंचित शिक्षा के मतलब नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? जैसे कि भ्रष्टाचार का बढ़ावा। तो बिना नैतिक मूल्यों की शिक्षा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। उदाहरण जैसे कई शिक्षित अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके घोटाले में लिप्त रहते हैं। इसमें सामाजिक असमानता क्या होगी? तो ऐसे लोग समाज में असमानता को बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल अपने लाभ पर होता है और इसमें मतलब मानवता का पतन होता चला जा रहा है। इससे बिना मूल्यों की शिक्षा से व्यक्ति केवल अपने फायदे की सोचता है और मानवता के प्रति जिम्मेदारी से दूर हो जाता है। उदाहरण आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी वाले लोग हैं, तो वो तकनीकी ज्ञान तो रखते हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य तो
तो वो केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है। और मूल्य आधारित शिक्षा मतलब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति मूल आधारित शिक्षा व्यक्ति को केवल ज्ञानवान ही नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदार बनाती है। इसको उदाहरण लेंगे, जैसे गांधी जी की शिक्षा ने उन्हें सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी थी। और दीर्घकालिक सफलता मूल्य के साथ व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सफलता के नए द्वार खोलता है। जैसे कि उदाहरण में जैसे कि मदर टेरेसा ने अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर समाज सेवा की और मतलब लोगों को और लाखों लोगों को प्रेरित किया। तो और इसमें चुनौतियां क्या आ सकती हैं, मतलब वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसकी चुनौतियां, तो व्यवसायीकरण। आज शिक्षा एक व्यापार बन गई है। स्कूल और कॉलेज केवल अच्छे परिणाम देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नैतिक शिक्षा पर नहीं। और पारिवारिक और सामाजिक भूमिका की कमी भी है लोगों में, जैसे कि पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी बच्चों को नैतिक शिक्षा देने में कमी हो रही है। जैसे माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को केवल अच्छी नौकरी के लिए तैयार करते हैं, लेकिन सही गलत का अंतर सिखाने पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और कॉर्पोरेट जगत में देखें तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अपने फायदे के लिए मतलब अपनी होड़ में लगी हुई हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उसको देखती ही नहीं है। तो ऐसे मामलों में यह स्पष्ट होता है कि बिना मूल्यों की शिक्षा समाज और प्रकृति दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। और इसको राजनीतिक में देखें तो आज राजनीतिक में कई शिक्षित नेता हैं, लेकिन नैतिकता की कमी के कारण वे समाज की भलाई के बजाय अपने लाभ को ही प्राथमिकता देते हैं। और आगे क्या हो सकता है समाधान, मतलब नैतिक शिक्षा का जो समावेशन स्कूल कॉलेज में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। और सेकंड है कि जो छात्र है ना उनको नैतिक कहानियों और उनको जीवन की सच्चाइयों और प्रेरणादायक व्यक्तियों के माध्यम से उनको सिखाया जाना चाहिए। और उनको पारिवारिक भूमिका, माता पिता और बच्चों की नैतिकता मूल्यों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि होना चाहिए। और सर मतलब व्यावसायिक शिक्षा में मतलब जैसे शिक्षा प्रणाली है इसको मतलब जो शिक्षा प्रणाली को ऐसी होनी चाहिए जो केवल किताबी ज्ञान ना दे बल्कि व्यवहारिक रूप से नैतिकता को भी सिखाए। तो जो हमें मतलब आगे के बारे में मतलब हम लोगों को जैसे किसी मतलब जो महान नेता हो या मतलब जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनसे मतलब हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे कलाम साहब ने हमेशा नैतिकता और शिक्षा के समावेश पर जोर दिया। तो उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना है। और जैसे कि रतन टाटा ने व्यापार में रतन टाटा ने व्यापार में नैतिकता और मूल्यों को महत्व दिया। तो उनका नेतृत्व जो था वो टाटा समूह को सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी के रूप में स्थापित करता है। तो ऐसा जीवन के हर क्षेत्र में जैसे नैतिक शिक्षा का महत्व क्या है, तो अगर आज व्यापारी जो है नैतिकता का पालन करे तो समाज में विश्वास बढ़ेगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो डॉक्टर को केवल चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए बल्कि मरीजों के प्रति दया और सेवा का भी भाव होना चाहिए। और जो राजनेता होते हैं उनको राजनीतिक में देखें तो राजनेताओं को नैतिकता के साथ निर्णय लेने चाहिए ताकि समाज के हर वर्ग को फायदा हो। और लास्ट में ये लिखेंगे कि जो मूल्यों से वंचित शिक्षा समाज के लिए हानिकारक है या व्यक्ति को चतुर तो बना सकती है लेकिन उसे नैतिक और जिम्मेदार इंसान नहीं बना सकती। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है और शिक्षा तभी सार्थक होती है जब वो व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके चरित्र को सुदृढ़ बनाए। अंतिम में ये लिखेंगे जैसे कि सत्यनिष्ठा के प्रतीक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने जीवन में शिक्षा और नैतिकता दोनों का समन्वय किया था। उनकी जो शिक्षा प्रणाली थी तो समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मूल आधारित शिक्षा
शिक्षा ही व्यक्ति और समाज के लिए वास्तविक प्रगति का मार्ग है। ठीक, बस सर बस इतना ही है। ठीक है, और कोई है? कोई नहीं है ना? हमें तो कुछ बोलोगे इस पे, लास्ट टॉपिक पे? अमित। जी 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 सर, बोलता हूँ सर। बोलो। मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसे अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने की जैसी लगती है। जैसे कि एक दृष्टि बुक से एक कोट है कि तालीम का असर है, ऊंचा हमारा सर है। मूल्यों से वंचित शिक्षा व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। यह कथन शिक्षा के मूल उद्देश्य और उसके नैतिक पक्ष का भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करना नहीं, बल्कि नैतिकता, सदाचार, समाज उपयोगी दृष्टिकोण को विकसित करना भी है। जब शिक्षा इन मूल्यों से रहित हो जाती है तो यह व्यक्ति को स्वार्थी, अहंकारी और समाज के लिए हानिकारक बना सकती है। इस निबंध में हम मूल्यों से वंचित शिक्षा के प्रभाव, उसकी आवश्यकताएं और उसे सुधारने के उपाय से चर्चा करेंगे। मूल्यों का महत्व, शिक्षा और उद्देश्य देख लेते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यावसायिक सफलता नहीं, बल्कि समाज के लिए जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक तैयार करना भी है। यदि शिक्षा में नैतिकता और मूल्यों को समावेश न हो तो यह निम्नलिखित समस्याओं को जन्म दे सकता है, जैसे स्वार्थ और भ्रष्टाचार का बढ़ावा। मूल्य के बिना शिक्षित व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है। आधुनिक समाज में बढ़ते हुए घोटाले और धोखाधड़ी शिक्षा के नैतिक पक्ष की कमी का परिणाम है। सामाजिक असमानता, ये जो उद्देश्य है ना, यह उद्देश्य में शामिल है कि सामाजिक असमानता, नैतिक शिक्षा के अभाव में शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों का तो उपयोग करता है, लेकिन समाज के प्रति अपने दायित्व को भूल जाता है। संवेदनहीनता का प्रसार, शिक्षा का उद्देश्य करुणा और संवेदनशीलता को बढ़ाना है, लेकिन यदि यह केवल प्रतिस्पर्धा और भौतिक सफलता पर केंद्रित हो जाए तो संवेदनहीनता बढ़ सकती है, शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है। जैसे शिक्षित लेकिन नैतिकता से वंचित व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है। मूल्य रहित शिक्षा के दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे कि शोषण और अनैतिकता। जब व्यक्ति नैतिकता के बिना केवल चतुराई से कार्य करता है तो वह दूसरों का शोषण करता है। जैसे तकनीकी ज्ञान का उपयोग साइबर क्राइम और डिजिटल धोखाधड़ी में बढ़ोतरी का वो कारण बनती है। पर्यावरणीय क्षरण, मूल्यों से रहित शिक्षा ने औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को प्राथमिकता दी, लेकिन इसके कारण पर्यावरणीय असंतुलन और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। सामाजिक और राजनीतिक संकट भी हुए हैं। शिक्षा के अभाव में भ्रष्ट राजनेता और प्रशासनिक सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, जिससे समाज में अस्थिरता और असंतोष फैलता है। मानवता का पतन भी होता है। मूल्यों की कमी व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे समाज में मानवता की भावना समाप्त हो जाती है। जैसे वर्तमान में राजनेताओं के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार से यह लक्षित होता है कि वो क्या उद्देश्य लेकर आए थे और क्या वो कर रहे हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण, जैसे कि अमेरिका के क्वींस टावर पे हमला लादेन के द्वारा। लादेन एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था, लेकिन उसने नैतिक मूल्यों की कमी के कारण उसने बहुत सी जानें उसके द्वारा ली गई। वो एक आतंकवाद का गिरोह बनाने में कामयाब हो गया था। और इधर भ्रष्टाचार और घोटाले, शिक्षित लोग नैतिकता से वंचित नेताओं और अधिकारियों ने समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए कई घोटाले जैसे कोयला घोटाला और चारा घोटाला। वैश्विक स्तर पर युद्ध और संघर्ष, शिक्षा का उपयोग तकनीकी विकास के लिए किया गया, लेकिन मूल्यों के अभाव में इसका उपयोग हथियार निर्माण और विनाशकारी युद्धों के लिए किया गया। साइबर अपराध, डिजिटल क्रांति ने लोगों को अत्यधिक शिक्षित और तकनीक रूप से सक्षम बनाया, लेकिन दूसरी तरफ मूल्यों की कमी के कारण यह अपराध का माध्यम बन गया है।
मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व। शिक्षा में नैतिकता और मूल्य का समावेश व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अनिवार्य है। समाज उपयोगी दृष्टिकोण। शिक्षा में मूल्यों का समावेश व्यक्ति को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझाने और उन्हें निभाने के लिए प्रेरित करता है। और ये भी है कि मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व में नैतिक नेतृत्व को क्यों शामिल करना चाहिए। मूल्य आधारित शिक्षा समाज को ऐसे नेता प्रदान करती है जो अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज के हित के लिए कार्य करते हैं। सतत विकास। मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यक्ति को पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक न्याय के महत्व को समझाने में मदद करती है। समावेशी समाज का निर्माण भी होता है। नैतिक शिक्षा समाज में समानता, भाईचारा और सहिष्णुता को बढ़ावा दे सकती है। समाधान, इसके समाधान और सुधार के उपाय भी है। शैक्षणिक पाठ्यक्रम में नैतिकता शिक्षा का समावेश। शिक्षा के हर स्तर पर नैतिकता और मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरण, गांधीवादी सिद्धांतों और अन्य नैतिक आदर्शों को स्कूली शिक्षा में शामिल करना। शिक्षकों की भूमिका। शिक्षक न केवल ज्ञान प्रदान करें बल्कि छात्रों में नैतिकता और करुणा का भी विकास करें। समाज और परिवार की भागीदारी। नैतिकता केवल स्कूलों तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि समाज और परिवार को भी बच्चों में मूल्यों को विकसित करने में योगदान देना चाहिए। प्रेरणादायक व्यक्तियों का उदाहरण क्या क्या है। छात्रों को महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और देख लेते हैं इसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। एक सेकेंड सर। जैसे कि प्राचीन समय में देखें गुरुकुल प्रणाली थी जिसमें कि प्राचीन भारत में शिक्षा केवल विद्या प्रदान करने तक सीमित नहीं थी। इसमें नैतिकता, धर्म और जीवन के आदर्शों को भी सिखाया जाता था। जैसे उदाहरण, महर्षि द्रोण और ऋषि सांदीपनि के गुरुकुलों में अर्जुन और श्री कृष्ण को दी गई शिक्षाएं शामिल है। उपनिषदों और वेदों का महत्व भी है। वेदों और उपनिषदों में ज्ञान के साथ साथ धर्म, सत्य और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का समावेश था। यह शिक्षा व्यक्ति को सशक्त बनाती थी और समाज में संतुलन बनाए रखती थी। मूल्यों का अभाव के परिणाम क्या क्या है। जहां भी शिक्षा में मूल्यों में कमी रही वहां समाज में असमानता और अशांति बढ़ी। उदाहरण के तौर पर जाति आधारित शिक्षा व्यवस्था में समाज में भेदभाव को जन्म दिया। जैसे कि पाकिस्तान एक धार्मिक कट्टर धार्मिक संगठन वाला देश बन चुका है जिससे कि वहाँ शांति भंग हो चुकी है। मध्यकालीन भारत में शिक्षा, धार्मिक शिक्षा का प्रभाव। मध्यकालीन भारत में शिक्षा के क्या क्या वो हो सकते हैं देख लेते हैं। धार्मिक शिक्षा का प्रभाव। इस काल में शिक्षा का स्वरूप अधिकतर धार्मिक हो गया। मदरसों और पाठशालों में धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई होती थी लेकिन नैतिकता का सामाजिक जिम्मेदारी का भी समावेश था। उदाहरण, अकबर के दरबार में विभिन्न धर्मों और दर्शन पर आधारित शिक्षा की परंपरा। उन्होंने दीन इलाही नामक एक की शुरुआत की थी। मूल्य आधारित शिक्षा का पतन। जैसे कि अगर मूल्य आधारित कोई शिक्षा है तो उसका पतन भी होता है। जब शिक्षा को केवल धर्म और शक्ति का साधन बना दिया गया तो समाज में असहिष्णुता और सत्ता के दुरुपयोग की घटनाएं बढ़ी। उदाहरण, धर्म के नाम पर युद्ध और समाज में विभाजन। जैसे कि फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य विवाद। आधुनिक भारत में शिक्षा का स्वरूप औपनिवेशिक काल और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली। अंग्रेजों ने, अब आधुनिक भारत में देख लेते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू की जिसका उद्देश्य केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए कर्मचारी तैयार करना था। परिणाम, नैतिक मूल्यों का क्षरण, समाज में असमानता और विभाजन। उदाहरण, मैकाले की शिक्षा की नीति। स्वतंत्रता संग्राम में शिक्षा का पुनरुत्थान। गांधी जी ने नैतिकता और व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया। उनका नई तालीम का विचार शिक्षा को आत्मनिर्भरता और मूल्यों से जोड़ने का प्रयास था। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो मूल्यों से रहित शिक्षा और राजनीति में, आज की राजनीति में मूल्यों की कमी दिखाई देती है और इसका एक बड़ा कारण शिक्षा प्रणाली है। उदाहरण, भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग और नीति के निर्धारण में नैतिकता की कमी देखने को मिलती है। नेताओं की शिक्षा और समाज पर प्रभाव। यदि शिक्षा नैतिक मूल्यों के साथ हो तो नैतिक समाज को सही दिशा में ले जाता है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा और उनका समाज सुधार कार्य।
आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि मूल्य विहीन शिक्षा और आर्थिक अपराध, जब शिक्षा केवल व्यक्तिगत लाभ पर केंद्रित होता है तो यह समाज में आर्थिक अपराध को बढ़ावा देती है। उदाहरण घोटाले, कर चोरी और अनैतिक व्यापार प्रथाएं। समावेशी विकास की आवश्यकता है। यदि शिक्षा समावेशी विकास और नैतिकता पर ध्यान दे तो समाज अधिक प्रगतिशील हो सकता है, जैसे स्किल इंडिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहल के द्वारा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा का महत्व क्या है। वैज्ञानिक उपलब्धियां और नैतिकता। विज्ञान को उद्देश्य मानवता की सेवाएं हैं, लेकिन मूल्यों के अभाव में यह विनाश का कारण बन सकता है। उदाहरण परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति और युद्ध दोनों के लिए किए जाते हैं। आधुनिक तकनीक, शिक्षा और नैतिकता। आज की तकनीकी शिक्षा में नैतिकता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को शामिल करना आवश्यक है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा प्राइवेसी को देख ले। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का अभाव है। जैसे परिणाम क्या है इसके, बढ़ती असमानता, बेरोजगारी और नैतिक संकट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह नीति शिक्षा में नैतिकता, समावेशिता और बहुआयामी दृष्टिकोण पर जोर देता है। वैश्विक संदर्भ में देखें तो शिक्षा प्रणाली में मूल्यों की कमी वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, युद्ध और आतंकवाद को बढ़ावा देती है। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो पर्यावरण और शिक्षा नैतिकता। पर्यावरणीय संकटों का समाधान केवल तकनीकी ज्ञान से नहीं बल्कि नैतिक शिक्षा से संभव है। उदाहरण टिकाऊ विकास और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं। जल संकट और शिक्षा। जल संरक्षण और पुनर्चक्रण पर आधारित शिक्षा प्रणाली नैतिक जिम्मेदारी का परिचय देती है। और इसका एक कोट भी है दृष्टि का अंत में कि बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। हो गया सर। और इसमें थोड़ा सा निष्कर्ष भी है कि मूल्यों से रहित शिक्षा व्यक्ति को चतुर और तकनीकी रूप से कुशल बना सकती है, लेकिन नैतिकता और मानवता से दूर करती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। उपसंहार, शिक्षा वही सच्ची है जो न केवल बुद्धिमत्ता को बल्कि नैतिकता और संवेदनशीलता को भी विकसित करे। हो गया सर। ठीक है, देखो इसमें 4 केस बनेंगे। एक आएगा मूल्य हो गया मान लो, ठीक है। एक मूल्य से युक्त शिक्षा हो गई, एक मूल्य से विहीन जो शिक्षा हो गई जिसमें मूल्य नहीं है, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति को वैल्यूज तो मिली, सॉरी एक मिनट, वैल्यूज और एजुकेशन, ठीक है। वैल्यू मिला मतलब मूल्य भी मिले उसको, एजुकेशन भी मिला, तो वह कैसा बनेगा? महात्मा गांधी जैसा बनेगा, अब्दुल कलाम जैसा बनेगा, ठीक है। तो एक एंगल आपको ये लेना है। एक व्यक्ति जिसको एजुकेशन मिला, वैल्यूज नहीं मिली, तो क्या बनेगा? लादेन बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा? जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं नदियों में, इस टाइप से आपको बहुत सारे डायमेंशन बनानी पड़ेंगे उसमें, ठीक है। दूसरा, जिसको एजुकेशन भी नहीं मिला, वैल्यूज भी नहीं मिली, ठीक है, दोनों ही नहीं मिला, वो क्या रहेगा? अनपढ़ व्यक्ति रहेगा। वो ज़्यादा लोगों को हानि नहीं पहुंचा पाएगा, परंतु सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाने वाला रहेगा ये रहेगा जिसको एजुकेशन भी मिला है और वैल्यूज नहीं है उसके पास। ये भी हानि पहुंचा सकता है, सांप्रदायिकता दंगों में सहयोग दे सकता है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, नहीं मूल्य है उसके पास, तो वहाँ पे खतरनाक हो सकता है ये व्यक्ति। एक व्यक्ति जिसके पास एजुकेशन नहीं है परंतु वैल्यूज है, कौन? जैसे अपने दादा लोग हो गए, वो कौन से पढ़े लिखे गए, परंतु उनके अनुभव से वो पंचायती राज का भी मतलब सरपंच का पद भी अच्छे से संभाल सकते हैं। बहुत सारे जो है नेता बहुत बड़े लेवल तक पहुँचे हैं, तो वो व्यक्ति भी है जिनके पास एजुकेशन नहीं है पर वैल्यूज है। तो ऐसे करके 4 डायमेंशन बनाना है और उसका एग्जाम्पल देना, तब जाके एक अच्छा ऐसे बनेगा। ये चीज़ याद रखना। तो एग्जाम्पल बनाओ, चलो ठीक है। चलो कल फिर ये सेक्शन भी करके आना। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।